वहां भी जाना चाहता है। तभी तो बात होती है प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड को ऑक्युपाई या आरक्षित करने की। हाँ हाँ अरे ऐसी लाइव है, अभी हमारा लैपटॉप नहीं आया। निशान भाई बहुत घूम रहे हैं, मैंने सुना आप आधी पैसा कमा लिए। यहाँ सब कुछ है, टीचर को देने के लिए पैसा नहीं है, लैपटॉप खरीद रहे हैं ये लोग। कोचिंग को देने के लिए फीस नहीं है, लैपटॉप है। बाप रे बाप, देख रहे हैं यहाँ। अब वहीं से आवाज आ रही है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। लैपटॉप टीचर कहे तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब लोग झूठ बोल बोल के तो मुंह काला कर लिए हैं यहाँ के स्टूडेंट। चलिए सारे लोग ध्यान दें। तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ये आपने पढ़ लिया था। लेकिन जब 12th के ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये वर्ड सब आएगा, गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो गुड न्यूक्लियोफाइल की पहचान ये होती है कि हर एनायनिक स्पीशीज अपने न्यूट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सिंपल। दूसरी बात, जितना एनायन अनस्टेबल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझा कि नहीं? एक बात तो ये हुई। तीसरी बात आपको बताई गई थी कि पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, जैसे फ्लोराइड CH2 माइनस, तो CH2 माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडीन, ऑल आर गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी हो तो हम आयोडीन की साइज को देखेंगे। जितना साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। ग्रुप में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए साइज को देखेंगे, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। बताइए, यहीं तक पढ़ाई हुई थी, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर।
अब आइए टॉपिक डालिए, ये बहुत है। जब हम लोग पढ़ेंगे, एक दफा जामिया बोर्ड में पूछा गया था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 एंड SN2। एनसीईआरटी में SN1 SN2 पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि हम सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। गौर से सुनिए, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो उससे पहले क्या हो, टॉपिक डालिए नीचे, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आएगा। तो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, सारे लोग ध्यान दें। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। जानते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की क्या पहचान है? डाइपोल मोमेंट जीरो हो, डाइपोल मोमेंट जीरो। जैसे आपके पास है कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एक है पोलर, जिस पर आपको PhD करनी है। पोलर सॉल्वेंट की पहचान होती है जिसमें डाइपोल मोमेंट हो। अब देखो गौर से सुनो, पोलर आर टू टाइप्स। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक में, जिसको कहते हैं PPS, पोलर प्रोटिक। एक होता है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, गौर से सुने, PAS। तो पहले यहां तक सारे लोग लिखो तो जल्दी से, पोलर एप्रोटिक, हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब आइए, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या पहचान है? बहुत आसान पहचान है, सिंपल लाइन है। देखिए इसमें क्या होगा, इन दिस सॉल्वेंट, in this solvent hydrogen is attached to more electronegative element। गौर से सुनिए, हाइड्रोजन इज, अपने मन में भी रिवाइज कीजिए, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू more electronegative element such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसे वाटर, देखो OH2O, HF, एसिटिक एसिड, अमोनिया, एथेनॉल, ये सब जो है ना पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए, तो पोलर प्रोटिक यहीं तक लिखे तो जल्दी से, पोलर प्रोटिक की पहचान के हाइड्रोजन इज
बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आज मैं हैलो अल्केन शुरू करने जा रहा हूँ 15-20 मिनट के बाद। उस हैलो अल्केन में पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा। पहले ये लिखिए, लिख लिया सारे लोग तो बताइए। अब देखिए, गौर से सुनिएगा। पोलर प्रोटिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, गौर से सुने। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात पहचानना, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H2O, अमोनिया, ये सब आपके पास पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड कीटायन एज वेल एज, सुनो लिखना मत, एज वेल एज एनायन, ये दोनों को सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट का मतलब ये हुआ कि दोनों को, जैसे वाटर का नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, तो देखो ये नमक को भी पकड़ेगा, नमक के Na+ को भी पकड़ेगा और Cl- को भी पकड़ेगा। पोलर प्रोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो केटायन को भी पकड़ेगा और एनायन को भी पकड़ेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड, सॉल्वेट का मतलब इंटरेक्शन, वो केटायन और एनायन दोनों को पकड़ेगा। ये है पोलर प्रोटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स। नमक है तो Na+ को भी खींचेगा, Cl- को भी खींचेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस Yes, सर। sir. पोलर प्रोटिक केटायन और एनायन दोनों को पकड़ेगा, दोनों को पकड़ के जकड़ लेगा, जाने नहीं देगा। चलो लिख लिया सारे लोग ये वाला लाइन, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे बोलो, लिख लिया मेरे भाई? ये लिख लिया पूरा स्लाइड? Yes, sir. लिख लिया. हाँ हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों काम करता है, केटायन को भी पकड़ता है, एनायन को भी पकड़ता है। सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? जल्दी बता दो भाई। Yes, sir. Clear. यस सर। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। अब देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की पहचान सुनो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की क्या पहचान होती है? पहले पहचान मैं लिख रहा हूं, गौर से सुनो। इन दिस सॉल्वेंट हाइड्रोजन, गौर से सुनो, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं होता। जिसकी पहली मिसाल सुनो, एसीटोन। मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ोगे फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, उसमें एसीटोन लिया गया सॉल्वेंट। स्टूडेंट से पूछा जाए हेलो क्यों लिया गया, तो बुक लिखे हुआ है, वो SN2 है। पढ़िएगा, SN2 इंक्रीजेस इन पोलर एप्रोटिक। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में एरो के ऊपर एसीटोन लिखा गया है, देखें आप। तो ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो। एसीटोन देखो कैसे, CH3COOCH3। बताओ, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। पोलर सॉल्वेंट तो होगा, पोलर एप्रोटिक होगा। एग्जाम्पल टू मशहूर सब नाम याद रखो, पोलर एप्रोटिक, DMSO, ये सब लिखा रहता है ऑर्गेनिक में। DMSO क्या मतलब हुआ? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये सब ऑर्गेनिक का मेन सॉल्वेंट है, बस उसी तरह कर दो, CO की जगह SO। ये अल्लाह कितना आसान है। देखो, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है। तीसरा एग्जांपल, DMA, डाई मिथाइल फॉरअमाइड, डाइमिथाइल फॉरअमाइड। अरे बोलना भाई, SCONCH3। देखिए 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 देखिए,
हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। देखो देखो मेरे भाई, DMF डाई मिथाइल, सब ऑर्गेनिक में एरो के ऊपर लिखा रहता है ये सब, डाई मिथाइल इस, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है ना इसका नाम मतलब हुआ DMF फॉर अमाइड। हाँ, यहाँ DMA डाई मिथाइल एसिड अमाइड। गौर से सुने, तो इसका होगा CO। हाँ, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, CH3 CON CH3। हाँ देखो यहाँ कार्बन कनेक्टेड टू ये है। बोलो सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, पोलर अप्रोटिक को पहचानने आया सबको? जल्दी बताओ। यस पोलर सर, आ अप्रोटिक, गया। यस सर। यस सर, आ गया आ गया। हाँ, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू कार्बन। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा तो समझ जाओ हाइड्रोजन बॉन्ड है और पोलर प्रोटिक है। पोलर अप्रोटिक की मिसाल याद, असल है कि पोलर अप्रोटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जानना है। इसमें लग जाएगा। हाँ लिख लिया सारे लोग? बोलो भाई, लिख लिया? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। अब सुनो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड ओनली केटायन, ये सिर्फ केटायन को पकड़ता है, बट एनायन इज फ्री इन दिस सॉल्वेंट। एनायन को ये नहीं, कैसे क्यों नहीं पकड़ता? गौर से सुनो, लिखना मत। मान लो ये कार्बोनिल है, CO है, CH3 है, जानते हो CH3 कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, फैला हुआ बल्कियर, वो दिखने में ना लगता है, कार्बन है, फैला हुआ है बिहारी। अब बताओ केटायन, जैसे यह देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नेगेटिव, केटायन तो चुपचाप ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, लेकिन एनायन को पकड़ नहीं पाएगा। एनायन जैसे जाएगा ना इस कार्बन पर तो रिपल्शन हो जाएगा, बल्कियल ग्रुप। और अच्छे से मैं समझाता हूं, रुको अभी और साफ सुथरा बनाने दो। एना बल्कि देखो सब में मिथाइल है ना, देखो सब में मिथाइल है, डाई मिथाइल, वो एनायन को जाने से रोकता है। देखो दोबारा, एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है, तो बताओ केटायन को तो इंटरेक्ट कर लेगा, ये केटायन आएगा सॉल्वेट, लेकिन जैसे कोई एनायन यहां आने की कोशिश किया नहीं जा पाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ से पकड़े, बटला हाउस का जाम लगा हुआ है, वो रोक रहा है, मत जाओ, जाने ही नहीं देगा।
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट हो जाएगा यहाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस रुकावट, पोलर प्रोटिक दोनों आयन को पकड़ेगा। चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोटा ग्रुप है, सब आके वाटर सबको पकड़ लेगा। ये बिहारी सिर्फ केटायन को पकड़ेगा, चूंकि देखो केटायन ऑक्सीजन पर कोई बल्केल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन एनायन जैसे कार्बन पर करेगा नहीं, इसलिए एनायन इज फ्री, एनायन इज फ्री इन दिस सॉल्वेंट। बोलो सबको समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अरे बोलो मेरे भाई, सब लोग मिलके बोलो, आया सबको समझ में? यस सर। देखो ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट दो तरह का, ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट दो तरह का, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, एकदम याद हो गया क्लास में। पोलर प्रोटिक की प्रोटिक, पोलर प्रोटिक की पहचान हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। पोलर प्रोटिक क्या करता है, केटायन और एनायन दोनों को पकड़ता है, दोनों को जाने नहीं देता, उससे मोहब्बत करता है वो। और पोलर एप्रोटिक की क्या पहचान है, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड नहीं होगा। तो पोलर एप्रोटिक क्या करता है, वो सिर्फ केटायन को पकड़ता, एनायन को नहीं पकड़ पाता ड्यू टू द बल्केल ग्रुप, बल्केल ग्रुप उसको जाने नहीं देगा। इसीलिए ऑर्गेनिक में ये दो सॉल्वेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। सबको समझ में आया तो बोलो सर। मुंह मत चीर रहे गुंडा कहीं का, मुंह चीरता है बिहारी। आ गया सबको समझ में, जल्दी बोलिए। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? एक दफा सारे लोग मैसेज कीजिए तो। लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? मैसेज कीजिए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? या थैंक यू। अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जीओसी खत्म। तो यहां पर आप के हैलो अल्केन का एक चैप्टर, हैलो अल्केन में एक पार्ट है, क्योंकि वो बीच बीच में पढ़ाने में टाइम लग जाता है उसमें। तो हैलो अल्केन का एक टॉपिक है आइसोमर। आइसोमर पहले चैप्टर में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है। तो वो टॉपिक मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। समझिए आपका हैलो अल्केन स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालें आइसोमेरिज्म। आइसोमर क्या होता है सबको मालूम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है। आइसोमर दो तरह का होता है ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालें, जीओसी खत्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल भी आपके सिलेबस में है। और मैं, सुनो इधर सारे लोग 2 मिनट वक्त दो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि C4H9Br के तमाम आइसोमर को लिखें। राइट, क्या लिखा क्वेश्चन में बताता हूं। Write the reactivity of SN1 and SN2 of all isomer possible in C4H9Br। अब स्टूडेंट को कैसे C4H9Br में कितने आइसोमर हुए, हम कैसे विदाउट नाम याद रखेंगे, वो आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो इसको मैं पहले पढ़ा देता हूं। समझिए, हैलो अल्केन का एक पार्ट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में बहुत तरह का होता है। हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर, हम बताएंगे चेन आइसोमर, छोटी छोटी डिफिनेशन बस शॉर्टकट में जल्दी। पोजीशन आइसोमर, ये सब है। पोजीशन फंक्शनल आइसोमर सब पढ़ना है आपको। ड्रॉ करने का तरीका और मेटामेरिज्म, ये 4 पढ़ना है आपको। कैसे मैं बताऊंगा ना। स्टीरियो आइसोमर में 2 होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ना है 12th में,
और बताओ तुम लोग गवाही दो, ऑप्टिकल आइसोमर हैलो अल्केन में है कि नहीं? सारे लोग मैसेज करके लिखो ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं पहले चैप्टर में, जल्दी बोलो, मैसेज लिखो। कोई अगर इस स्कूल में पढ़ा होगा तो याद होगा। अरे बोलो बोलो, मैसेज करो, ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं, तो समझ जाओ हैलो अल्केन शुरू हो गया आपका। अरे बोलो ना, गवाही दो ना। यस 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 यस। तो सारे लोग ध्यान दें। हाँ, स्ट्रक्चरल भी है आपके सिलेबस में। हम ये टॉपिक ऐसा है कि आपको अलग से ही चैप्टर का आइसोमेरिज्म नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डाल लीजिए। अब हम लोग बहुत मजा आएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ना है, सारे लोग ध्यान दें। एक स्टूडेंट जामिया के हैं, ए नाम से है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनके नाम के आगे 2 डॉट भी है। अल्लाह मालूम वो बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई, अल्लाह मालूम कहाँ थे, बिहार इलेक्शन लड़ने गए थे क्या, सिवान के तो है ही हैं, अल्लाह मालूम, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा उनका। यहाँ देखें सारे लोग, क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। अब आइए टॉपिक डालिए चेन आइसोमर, बस छोटी सा, इसी में हम आइसोन्यू सब पढ़ लेंगे। लिखिए दिस आइसोमर एराइजेस, बोर्ड में डिफिनेशन नहीं पूछेगा आइसोमर चेन आइसोमर की, लेकिन इसके बेसिस पर क्वेश्चन है जो आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। दिस आइसोमर एराइजेस ड्यू टू डिफरेंस in the length of carbon chain। देखिए कार्बन चेन, एग्जाम्पल फर्स्ट, 4 कार्बन है, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, गौर से सुनिए और गौर से सुनो, कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन सेकंड कार्बन पर, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। मैं वही आइसो लिखाना सिखाऊंगा। 4 कार्बन हो गया, देखो लेंथ 4 है, कार्बन 3 है, आयुपेक नाम अलग है, 2 मिथाइल 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम हुआ। अब आइसो वर्ड क्यों आया, कैसे आया, वो मैं सिखा देता हूं आपको। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको आइसो न्यू भी लिखने आ जाएगा। आइसोमर देखो 4 और 3, टोटल कार्बन 4, टोटल कार्बन 4, डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द कार्बन। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी बताएं। हैज एवरीवन कंप्लीटेड, हाँ या ना, जल्दी बताएं, सबको समझ में आया? यस सर। नो सर, 1 मिनट सर, लिख रहे हैं सर। डन। गुड। अब सुनिए एग्जाम, हाँ मत बोलिए, अब सुनिए, आइसो के लिखने का तरीका ये होता है, जल्दी जल्दी लिखो आइसो। इफ वन मिथाइल ग्रुप, जल्दी लिखो, इफ वन मिथाइल ग्रुप आर बॉन्डेड, आर नहीं, ग्रुप इज बॉन्डेड टू सेकंड कार्बन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन, इसको हम आइसो कहते हैं बस। और नियो की मीनिंग हो गई इफ टू मिथाइल ग्रुप, और ये अप टू 7 कार्बन तक वैलिड है, 8 के बाद नहीं वैलिड है, अप टू 7। इफ 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन, वही है, वही का सेकंड कार्बन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन अप टू 7 के बाद वैलिड नहीं है। बताओ, लिख लिए तो बताओ जल्दी से। If one methyl group is bonded to second carbon, देखो यहाँ
चार कार्बन है तो 3 लॉन्गेस्ट में होगा तो सेकंड कार्बन पर, ये हो गया आइसो। तो आइसो का कंसेप्ट ब्यूटेन से शुरू होता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे हाँ जी हाँ। अरे मेरे स्टूडेंट लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। अब सुनो, जैसे एग्जाम्पल 2 है, देखो ये 5 कार्बन हुआ, नॉर्मल पेंटेन हो गया, सारे लोग सुनो, ठीक है। अब देखो सारे लोग, 4 कार्बन है सिकन, इधर या इधर कहीं से भी, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। सी है 3 कार्बन कॉन्टिन्यूअस 2 सिकन कार्बन पर, अब ये हो गया न्यू पेंटेन। आयुपेक नाम अलग अलग है, आयुपेक नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखो न्यू लिखने का तरीका। तो सारे लोग बताओ, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, ए बी सी आर चेन आइसोमर, ये सब एक दूसरे का, कोई कहे ए एंड बी क्या है तो कहिए चेन आइसोमर है, बी एंड सी क्या है कहिए चेन आइसोमर है, एंड ए बी एंड सी, ए एंड सी क्या है तो चेन आइसोमर, ऑल आर चेन आइसोमर। कार्बन की लेंथ चेंज होनी चाहिए, कार्बन की लेंथ चेंज होनी चाहिए, 5 4 3, ऑल आर चेन आइसोमर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड एवरीवन? yes, sir. यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। Has everyone completed? Has everyone completed? जिन्होंने नहीं लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आइसोन्यू का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ बताओ, लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ, लिख लिए? जी सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। पोजीशन आइसोमर में कार्बन की लेंथ सेम रहनी चाहिए, बस पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा। जैसे एग्जांपल 1 सी 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 ब्रोमीन,
1 ब्रोमोप्रोपेन, टू ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो कार्बन की लेंथ तुम चेक कर लो, 3 है, यहाँ भी 3 है, बस पोजीशन चेंज है। तो ये आपस में ए एंड बी जो है वो आपस में पोजीशन आइसोमर हुआ। अभी मैं इसमें हाइलो अल्केन का ही क्वेश्चंस कैसे आएगा वो मैं अभी आपको करवाऊंगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। लिख लिया तो बताइए। अल्कोहल एंड ईथर, देखो C2H6O, C2H6O को दो तरीके से लिख सकते हो, CH3CH2OH एंड CH3OCH3। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। तो देखो ईथर ROR, R अल्काइल ग्रुप, देखो दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये समझ लो अच्छे से। अल्डिहाइड एंड कीटोन, हाँ ये एक दूसरे का, इसका जनरल फार्मूला CnH2nO होता है। जैसे अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है C3H6O, आप इसको लिख सकते हैं, देखो CH3CH2CHO, प्रोपेनल, अल्डिहाइड को अल ग्रुप कहते हैं। और देखो कीटोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। तो अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, समझा कि नहीं। और अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का क्या है, ये भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, फार्मूला रिमेन सेम। बोलिए आया सबको समझ में।
हाँ आप लोग बताइए, लिख लिया सारे लोगों ने? आया सबको समझ में? अरे मरियम फिरोज ये संडे को आती ही नहीं है बेचारी, सैटरडे को बहुत तेज स्टूडेंट है बेचारी। लिख लिया सारे लोग? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? अरे मरियम फिरोज, मरियम परवेज, दोनों को समझ में आ रहा है कुछ? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ये सब एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये सब मेन चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ये सब आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। एक लास्ट पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस पर, बोर्ड लेवल पर भी और स्कूल लेवल पर भी। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का मतलब दिस आइसोमर arises due to different nature of अल्काइल ग्रुप। ये सिर्फ अल्काइल ग्रुप की वजह से होता है। डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप के नजदीक अल्काइल ग्रुप की नेचर को डिफरेंट कर देंगे तो मेटामेरिज्म आएगा। बताइए, लिख लिया सारे लोग? मेटामेरिज्म, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं। दिस आइसोमर arises due to different nature of alkyl group around same functional group। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बताइए। जी सर। यस सर। 201 यस मिनट। सर। ओके, यस सर। अब देखिए मेटामेरिज्म कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखो कीटोन में, ईस्टर में, अब कैसे वो मैं बताऊंगा, ईथर में, सेकेंडरी अमीन में, ये अमीन चैप्टर में मेटामेरिज्म है, और टर्शरी अमीन में, ईटीसी। और कैसे देखो सारे लोग, जैसे मैंने एक नाम लिखा CH3 CH2 O CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड ईथर, इथॉक्सी ईथेन। अरे खटपट मत करो यार, ये ए है। बताओ, यहाँ दो इथाइल है, अगर इसको तुम चेंज करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3। क्वेश्चन है इस पर अल्कोहल ईथर में। अब देखो 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ एक मिथाइल हो गया और एक प्रोपाइल, तो ये दोनों आपस में देखो ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, देख लो अल्काइल ग्रुप का नेचर है तो इसको मेटामर्स कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? देखो डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल, यहाँ दोनों इथाइल है, यहाँ एक मिथाइल और एक प्रोपाइल है। बताओ सब लोग, आ रहा है सबको समझ में? यस सर।
तो मेटामर का मतलब यही है, सब में यही होगा, अल्काइल ग्रुप को चेंज। चलो सर एक अब मिनट, देखो, अभी लिखना है सर, लिखा नहीं था। अब सारे लोग सुनो कि हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइसोमर ऑफ C4H9Br निकाल कर दिखाएं। प्लीज सारे लोग सुनना, C4H, अब यहां से अच्छे से इंपॉर्टेंट से समझो सारे लोग कि C4H9Br में हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। तो देखो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले डिटेल वाला मेथड मैं समझा देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट। देखो C4H9 का मतलब 4 कार्बन है, तो तुम क्या करो, 4 कार्बन का मतलब हुआ ब्यूटेन। सारे लोग सुनो, डिटेल मेथड सुनो, 4 कार्बन हुआ ब्यूटेन, आप लिख लीजिए रफ में, ठीक है भाई। अब तुमको मैंने अभी पढ़ाया ब्यूटेन के 2 फॉर्म होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अच्छे से सुने, डिटेल मेथड अगर जानना है तो कैसे होगा तो गौर से सुनो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ब्यूटेन और उसका दूसरा फॉर्म आइसोब्यूटेन। अब तुम क्या करो, हर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन लगाओ, और उसके बाद फिर शॉर्टकट भी बताएंगे, CH3 CH2 CH2 Br, देखो बन रहा है। फिर इसका मामला खत्म, फिर सेकंड से इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। गौर से सुनो अच्छे से। फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो ना सर, सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ, CH3 CH2 CHBr, बताओ इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया, ठीक है। फिर तुम कहोगे सर इससे हटाएं, इससे हटाओगे तो यही नाम आ जाएगा। तुम बताओ यहाँ जो लिखोगे तो फिर भी नाम तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही आएगा। तो इससे 2 फॉर्म आया। एग्जामिनर को ये चाहिए, ये और ये, एग्जामिनर को ये दोनों नहीं चाहिए, ये ड्रॉ करने का तरीका है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसी तरह तुम यहां से भी देखो, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ, CH3 CH2Br, एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म ये हट गया। अब इस कार्बन से हटाओ, CH3 CBr CH3 CH3। अब कोई कहेगा इससे, तो इससे करोगे तो यही पहला वाला नाम आ जाएगा, इससे करोगे तो यही पहला वाला नाम आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां से भी करोगे तो वही आएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बताओ सबको समझ में आया। तो कोई क्या, C4H9Br में टोटल आइसोमर 1 2, और ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तुम जब कराऊंगा मैं उस वक्त SN1 SN2 के क्वेश्चन तो आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 2। तो C4H9Br में अब ये तुम रफ में लिखोगे, एग्जामिनर को ये 4 चाहिए। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, कि नहीं आया वो भी बोल दो। आ गया सर। आ गया सर। अच्छा देखो अब सुनो, अल्कोहल का कहता तो OH लगा देते, OH अल्कोहल का कहता तो OH लगा देते। सारे लोग सुनो, 4 कार्बन है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ड्रॉ कर लो, हर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ। हाँ क्या तूबा, जल्दी बताएं, अरे क्या डक्ट है, बताएं तूबा, अरे क्या डक्ट है इनको। सर जो सेकंड कार्बन पे वो लगा हुआ है मिथाइल, तो उसमें भी तो हम ब्रोमीन लगा सकते हैं। इस मिथाइल पे जो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, उस पे भी तो हम ब्रोमीन लगा सकते हैं। बी वाले में, इसमें हाँ जी सर। अरे नाम वही आएगा, IUPAC नाम वही आएगा, चेक ओके करने सर। घर पर।
और कमांड करना है तो देखो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी से एक बना लो, सेकेंडरी बाकी दो से सेम आएगा। अब यहाँ देख लो प्राइमरी है, ये कार्बन टर्शरी है, ये प्राइमरी। देखो गौर से सुनो, तीनों प्राइमरी से कोई एक ही आएगा। देखो इस प्राइमरी से थर्ड डिग्री कनेक्टेड है, इस प्राइमरी से थर्ड, इसलिए तीनों प्राइमरी से एक ही फॉर्म आएगा। और इससे भी तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर कमांड ना हो सके तो प्राइमरी ये कार्बन दो से कनेक्टेड, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी प्राइमरी। तो आप तुम तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ना समझ में आया तो इस तरह भी करके कर सकते हो। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया सर। हाँ आगे देखो, और अच्छे से समझना। एग्जाम्पल 2, दो एग्जाम्पल करके हम शॉर्टकट बताएंगे। दो एग्जाम्पल करके, अगर आपको ये रहे कि आइसोमर्स ऑफ C5H11Br, गौर से सुनो सारे लोग, C5 का मतलब पेंटेन पहला, तो 4 कार्बन है, पेंटेन हो गया। पेंटेन में दूसरा क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। तीसरा कौन सा फॉर्म है, न्यू पेंटेन। ना यकीन है तो एनसीईआरटी में तो ये इंटेक्स का ये भी क्वेश्चन है कि नॉर्मल पेंटेन से कितना बना, आइसो से कितना बना, न्यू से कितना बना। अब तुम क्या करो, हर से कार्बन से H को हटाकर Br लगा दो। 1 ब्रोमो ब्यूट पेंटेन, मैं नाम भी लिख रहा हूं कि नाम समझ में आए। 1 ब्रोमो पेंटेन, सारे लोग स्क्रीन को देखो, फिर दूसरे से निकालो। बताओ दूसरे से भी निकालोगे तो क्या नाम आ जाएगा, जल्दी बोलो। 2 ब्रोमो ब्यूटे पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा बताओ सारे लोग, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें तीसरा फॉर्म बन सकता है, जल्दी बताओ तो। क्या नो सर। हाँ जल्दी बताएं, बन सकता है? नो सर। एक ने कहा नो, बिहारन बन सकता है। 1 2 यस 3 सर, बन 3 सकता है। 3 पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। इतनी अकल नहीं है। 1 2 3 3 पेंटेन ब्रोमो पेंटेन। अरे बोलो आया अपने, देखो नाम यहाँ 3 ब्रोमो पेंटेन, तो इसमें से 3 बना। बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो ये लिखो यस जल्दी सर। से। नॉर्मल पेंटेन यस से, सर। सर। हाँ नॉर्मल पेंट अपने से देखो 1 2 3 नाम अलग अलग आ रहा है, फिर कोई का इससे वही नाम आ जाएगा। हम्म लिख लिया सारे लोग, नॉर्मल पेंटेन से सबको समझ में आ गया। यस सर। अब आओ तुम लोग आइसो पेंटेन से खुद बनाओ, तो आइसो पेंटेन से खुद बनाओ, कितना फॉर्म आएगा, जल्दी बनाओ सारे लोग। आइसो पेंटेन से खुद बनाओ, दिस इज कॉल्ड आइसो पेंटेन। ना समझ में आए तो प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी करके भी कर सकते हो। चलो जल्दी बनाओ, इससे कितने फॉर्म होंगे। तौहीद का सही है, इसका नाम मैं नाम भी लिख देता हूँ। 1 ब्रोमो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक इससे भी होगा,
1,2,1,2 तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें टोटल 4 होगा रे भाई। इस प्राइमरी से भी देखो, इस पर देखो गौर से सुनो, ये प्राइमरी 3rd डिग्री से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी 2nd से है। बताओ दोनों प्राइमरी का नेचर अलग अलग है कि नहीं, जल्दी बोलो। दोनों प्राइमरी का नेचर अलग अलग है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसमें 4 बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ना समझ में आए तो प्राइमरी 3rd डिग्री सेकेंडरी कर दो। अब देखो इस प्राइमरी का पड़ोसी 3rd डिग्री है और इस प्राइमरी का भी 3rd डिग्री, तो दोनों प्राइमरी से कोई एक ही होगा। अब देखो इस प्राइमरी का कनेक्शन 2nd डिग्री से है, इस प्राइमरी का कनेक्ट, दोनों प्राइमरी का कनेक्टिविटी अलग अलग है, इसीलिए ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। Br लगाओ, नाम चेंज, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अरे बोलो मेरे भाई, सबको समझ में आया? यस सर। तो आपको चेंज 1 ब्रोमो, तो इसमें 4 फॉर्म हो गए, इसमें 4 फॉर्म हो गए। जल्दी बोलो हाँ या ना। ड्रॉ करने आना चाहिए। तो बताओ पेंटेन यस का, सर। पेंटेन आइसोपेंटेन में 4। अरे सबको समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ हो रहा है? इसमें कुछ है ही नहीं है। Yes, sir. 1 2 Yes, sir. 1, बहुत आसान है। लिख लिया तो सारे लोग बताएं, लिख लिया तो बताएं। यस No, sir. Yes, sir. और सी फॉर्म है न्यू पेंटेन। तो न्यू पेंटेन में नहीं लिखा सर अभी। न्यू, हाँ एक मिनट, न्यू पेंटेन में एक ही फॉर्म पॉसिबल है, बस Br, क्योंकि ये सब प्राइमरी है, सब प्राइमरी है, सब प्राइमरी है, सब प्राइमरी है, ऑल प्राइमरी का कनेक्टिविटी भी सेम है। तो बताओ टोटल आइसोमर कितने हो गए? टोटल आइसोमर ऑफ C4H9Br, C5H11Br कितने हो गए? जल्दी बताओ। 8। 5 बोल रहा है ये बोल रहा है। हाँ, टोटल आइसोमर C5 में 8 हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। 8 ना होंगे? हाँ चलो, जिन्होंने ये स्लाइड नहीं लिखा है जल्दी लिखे, फास्ट लिखे भाई। हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। लिख लिया? अरे बोलो मेरे भाई, लिख लिया? बोलो, लिख लिया? यस सर। अब आओ शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए सुनो। ये मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया कि यही अल्कोहल का ड्रॉ करने का तरीका होगा, यही हैलो अल्केन के ड्रॉ करने का तरीका होगा। हैलो अल्केन इसी को कहते हैं, हैलोजन को। अब सुनो, शॉर्ट ट्रिक्स में एक नंबर याद रखना पड़ेगा। C3H7 जहां हो उसके 2 फॉर्म, C4H9 जहां हो उसके 4 फॉर्म, C5H11 जहां हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, C6H13 जहां हो 17। ये मोबाइल नंबर की तरह याद रखो, बहुत काम देगा। 2 चौका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में एक ज्यादा 17। इसके अलावा किसी का पूछेगा ही नहीं। जब भी तुम्हें एग्जामिनर पूछा जाए कि C4H9 Br में हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। टोटल आइसोमर होगा तो नहीं, टोटल आइसोमर होगा तो उसमें स्टीरियो भी हो सकता है, वो हम पढ़ाएंगे। अभी जो बताया गया टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो तुम क्या करो, C4H9Br में से Br को घटा दो तो C4H9 बचा और C4H9 का नंबर याद कर लो 4।
अब 4 कौन कौन है, तो ये बोर्ड लेवल वाला आ गया। बोर्ड लेवल में कैसे समझोगे 4 है, तो ये मैंने आपको डिटेल बता दिया 4 कैसे है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहा है हाउ मेनी, तो याद रखो C4H9Br में टोटल आइसोमर कितने हैं 4। यही तुमसे पूछा जाता C4H10O, तुमसे पूछा जाता टोटल अल्कोहलिक आइसोमर बताओ, टोटल अल्कोहलिक आइसोमर। तो देखो अल्कोहलिक, तो तुम क्या करो, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप घटा दो, OH घटा दो, तो C4H5 कह दो अल्कोहल के भी 4 आइसोमर है। ये टोटल 4 आइसोमर कैसे आएंगे, तो तुम्हारे पास ये ट्रिक्स है, Br की जगह OH, Br की जगह OH, Br की जगह OH, Br की जगह OH। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये हाँ ईथर का कैसे ड्रॉ करोगे वो आपको मैं समझाऊंगा, समझा कि नहीं। जैसे तुमसे कोई पूछे C4H CnH2n + 3 4 2 8 3 11 C2HN है, तुमसे पूछेगा टोटल 1 डिग्री अमीन का टोटल आइसोमर बताओ। प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है C4H11 NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप घटाओगे तो क्या बचेगा C4H9, इसके भी टोटल कितने आइसोमर 4। ट्रिक सब याद रखो, C5H11Br है, कहेगा टोटल हैलो अल्केन के आइसोमर बताएं, तो तुम C5H11Br में से Br घटा दो और ट्रिक्स याद रखो C5H11 के 8 होते हैं। उसी तरह C5H12O है, कहेगा टोटल अल्कोहलिक आइसोमर बता दो, तो सब ऑर्गेनिक में सबका ट्रिक्स है। तो तुम क्या करो बिहारी, C12O में से OH घटा दो तो C5H11 आ जाएंगे 8 आइसोमर। बताओ बताओ सबको 8 कैसे होंगे, तो 8 बना के मैंने पहले प्रूफ कर दिया है, इसलिए ये शॉर्टकट में भी आना चाहिए और स्कूल लेवल भी आना चाहिए। बोलो सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये छोटा सा नंबर याद रखो, C3H7 2, C4H9 4, C5 4 दूना 8, बस इसके अलावा कोई पूछ ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल में टोटल नहीं पूछता इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, तो ये 4 वैल्यू याद रखिए। चलिए मैं कहां से स्टार्ट किया था, यहां से जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। सच सच बताइए सबको समझ में आया? टोटल कैसे होता है वो भी पढ़ा दिया, और ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ना यकीन हो हैलो अल्केन चैप्टर में से निकालिए क्वेश्चन, आपको मिलेगा कि C4H9Br के ऑल आइसोमर बताएं कितने हैं, सब क्वेश्चंस हैं। अमीन में आपको आइसोमर के क्वेश्चंस मिलेंगे। अरे बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बता दो एक दफा। जी सर, 1 मिनट बस लिखने दीजिए। जी सर। इसके 4 आइसोमर। मत चुपचाप से लिखो रे, क्या बोल बाल कर रहा है बिहारी? बीमार था तो इतना शांति थी क्लास में। दिस स्लाइड कंप्लीटेड, हाँ या ना? दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड, यस सर। यस सर। चलिए डॉट दे दे कर लिखिए, ये एग्जाम्पल सब लिखिए, डॉट दे दे कर लिखिए आप। तो सबके ड्रॉ करने का, अमीन में क्या होगा, NH2 कैसे लगाओगे, Br की जगह NH2 लगा दो। 4 कैसे आया, इसलिए मैंने 2 वाला एकदम डिटेल में बता दिया कि टोटल भी ड्रॉ करने कैसे आया, स्कूल लेवल पर वो भी आना चाहिए। तो चाहे अमीन का पूछता, हाँ अब हम ईथर का बताएंगे तुम्हें ड्रॉ करने का तरीका। ईथर का रूल थोड़ा सा अलग है। सबको हैलो अल्केन, अल्कोहल और अमीन, ये सबका सबको समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोग? उम्मे हबीबा सबको आ रहा है समझ में? यस अरे सर। बोले। चलिए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? जी सर। सर। ये लिखें
लिख लिया तो बताइए। Any problem? Has everyone completed? Yes, sir. एक बिहारी पूछ रहा है स्ट्रक्चरल, रे स्ट्रक्चरल पढ़ा रहे हैं तो तू स्टूडियो कैसे पूछेगा रे गधा जानवर। कोई पूछ रहा ऑल आर स्ट्रक्चरल तो क्या है, एक दफा लिख दिया तो सब में लिखना तू स्ट्रक्चरल ये पढ़ रहा है तो स्ट्रक्चरल ही ना होगा रे बिहारी कहीं का। मीडिया में आ रहा है क्या, गुंडा कहीं का, लबर लबर बोलता रहता है, नशे में रहता है, टीचर की बात सुनता नहीं है क्या। लिख लिया सारे लोग बताएं। यस सर। ऑल आर स्ट्रक्चरल, ऑल आर स्ट्रक्चरल, ऑल आर स्ट्रक्चरल। हैज एवरीवन कंप्लीटेड, हाँ या ना जल्दी बताएं। लिख लिया सर। अब सुनो आइसोमर ऑफ ईथर कैसे ड्रॉ करोगे, सारे लोग सुनो। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है याद रखो, आर ओ आर। क्या है बताओ जल्दी से, आर ओ आर। अब सुनो जैसे तुम्हें आइसोमर कहेगा, इधर सुनो सारे लोग, C4H10O कहेगा टोटल आइसोमर ऑफ ईथर बताओ, सिर्फ ईथर का, ऐसे इसमें अल्कोहल भी है। आइसोमर ऑफ ईथर तो तुमको ट्रिक्स ये लेना है, सबसे पहले सारे लोग मिलके बताओ ऑर्गेनिक में सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन होता है। सबसे छोटा मिथाइल होता है, हाँ या ना। यस सर। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, मिथाइल। एवरीवन हाँ, तो तुम मिथाइल लिखो और ओ लिखो। अब बताओ जब तुम C4H10 में से मिथाइल ले लिए तो इधर कितने कार्बन बचेंगे, 3 CH3 C3H7। और तुमको मालूम है C3H7 के कितने फॉर्म होते हैं, 2। तो देखो अब ना समझ में आए तो ऐसे भी ड्रॉ कर दो, CH3O CH2 CH2 CH3 एक फॉर्म, ये डायरेक्ट तुमको मैंने सिखाया है। और आइसो CH3 दोनों का नाम अलग अलग आएगा। हाँ तो सुनो सारे लोग, अब तुम क्या करो, इस CH3H7 में से CH2 को खींचो। जब CH2 को खींचोगे और इधर ले जाओ, जब इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये C2H5 और इसमें भी क्या बचेगा, C2H5। तो इसके तो टोटल एक ही, क्योंकि इथाइल इथाइल के तो एक ही फॉर्म है, तो टोटल ईथर के आइसोमर 3 हो गए। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा सुनो, सबको समझ में आया। नो सर। यहाँ देखें कि सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप पहले ले लो, जैसे C4H10O है, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप CH3 हो गया। तो अब बताओ सारे लोग मिलके क्या बचा इसमें, C3H7 बचा, जल्दी बोलो। यस सर। तो C3H7, अब जैसे C3H7 लिखोगे तो इसके कितने फॉर्म होंगे, 2। अरे अभी बताया था ना C3H7 के 2 फॉर्म होते हैं, अरे बताओ ना सारे स्टूडेंट। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब उसमें से क्या करो, इसमें से CH2 को खींचो। CH2 को जब खींचोगे ना तो इसमें ऐड करा दो, तो क्या हो जाएगा C2H5, और ये इसमें भी क्या बच जाएगा C2H5। देखो अलग अलग आ रहा है ना, तो इसके एक ही फॉर्म होंगे, तो टोटल ईथर के कितने आइसोमर हो जाएंगे, 3। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ दूसरा दफा सुनो, C5 फिर से समझो, फिर से C5H11 C5H12O। अब सुने, अब तुम क्या करो, CH3 है, सारे लोग सुनो, CH3 है। अब बताओ क्या बचा, सारे लोग मिलके बताओ क्या बचा इसमें, जल्दी बोलो। C4H9। C4H9। अब C4H9 के कितने फॉर्म होते हैं, 4। 4। जल्दी आ जाएगा। अब तुम क्या करोगे, सारे लोग मिलके बोलो, फिर क्या करोगे, क्या बताया था, एक कार्बन को एक का एक हाँ CH2 को CH2 उधर जाएगा।
तो C2H5, तो इधर क्या बचेगा जल्दी बताओ, C3 C3H5। दो फॉर्म। अरे बोलो भाई। यस सर। फिर कोई कहेगा CS2 खींचो, जब CS2 खींचोगे तो बतवा बराबर हो जाएगा ना, देखो, अरे बोलो ना, बतवा बराबर है ना, ये तो नहीं होगा, तो टोटल हो जाएगा 6 फॉर्म। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? यस सर। यस सर। हाँ जी चलो सर। चलो अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया इसे, अब दोबारा समझा देता हूँ। देखो दोबारा समझो सारे लोग, अब लिखना शुरू भी करो। आइसोमर ऑफ ईथर, ROR, जैसे कोई कहे तुमसे कि आइसोमर ऑफ सॉरी C4H10O में ईथर के आइसोमर ड्रॉ करें। तो हमने आपको सिखाया कि CH3 ले लो सबसे छोटा, उसके बाद जो बचा C3H7, और C3H7 के दो फॉर्म होते हैं, समझा? दो फॉर्म कैसे होते हैं? CH3O एक स्ट्रेट चेन में ले लो और एक ब्रांच चेन में ले लो। CH2 सॉरी CH3 नाम अलग अलग आएगा। उसके बाद मैंने कहा CH2 को खींचना है, तो CH2 को खींचोगे तो ये C2H5 हो जाएगा। देखो अपने आप ईथर बन गया, इसका 4, टोटल आपके पास 3 हो गया। बताइए सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? अरे बोलो मेरे भाई, सबको समझ में आया कि नहीं अच्छे से? अब यस सर। यस सर आ गया। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। देखो CH3 है, क्या बचेगा? C4H9। तो C4H9 के कितने फॉर्म होंगे बोले मेरे भाई लोग? 4। और 4 कैसे होंगे उसी तरह ड्रॉ करना है जो मैंने सिखाया है। फिर इसमें से CH2 को खींच लो तो C3H7, और C3H7 के कितने फॉर्म? 2। तो ये आपको याद रखना है, टोटल ईथर आइसोमर ड्रॉ करना है, ईथर आइसोमर, नॉट टोटल। टोटल होगा तो अल्कोहलिक भी ऐड होगा इसमें, टोटल हो जाएगा 6। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लिया? यस सर। चलिए टॉपिक डालिए अब ऑप्टिकल, जो कि आपके सिलेबस में भी है, ऑप्टिकल आइसोमर। देखो इसके नाम से साबित है, सारे लोग ध्यान दो और तुम लोग ध्यान देना कि ऑप्टिकल आइसोमर का कंसेप्ट कैसे आया केमिस्ट्री में। सारे लोग ध्यान दें कि आप फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में पढ़िएगा या डेली लाइफ में भी आप देखते हैं, ऑप्टिक्स है तो इसका मतलब यहाँ लाइट की बात होगी। लाइट, जैसे आप पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स, लाइट की बात होगी। देखो बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, लाइट हर तरफ चमकती, वाइब्रेट करती रहती है, हर तरफ जाती है। इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज का मतलब विच वाइब्रेट इन नॉन पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है भाई? फिजिक्स कहता है कि जब इसको हम एक, लिखिएगा नहीं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, पहले पूरा डिटेल समझे फिर डिफिनेशन। ये कुछ बिहारी इस तरह बैठते हैं ना, खचपच करते रहते हैं। तो
ये क्या होता है, ये लाइट अब सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, इसको कहते हैं, अब ये वर्ड बहुत आएगा, प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसा आप उस दिन भी कोवेलेंट कैरेक्टर में कह रहा, पोलराइज का मतलब होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी कार या हेवी ट्रक, उसके ड्राइवर के आगे का जो शीशा होता है वो पोलराइड्स का बना होता है। क्यों? सामने वाली तमाम आने वाली रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करे। अगर वो लाइट हर तरफ चमकेगी तो ड्राइवर को दिखेगा नहीं, एक्सीडेंट के खतरा होंगे। इसलिए याद रखो, जितनी भी कार होती है या हेवी ट्रक के आगे का जो शीशा होता है वो पोलराइड्स का, इसी का बना होता है। मतलब प्लेन पीपीएल इसी को कहते हैं, मतलब विच वाइब्रेट इन सिंगल डायरेक्शन। अब पोलराइज जैसे आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन उधर उधर था, व्हेन केटायन और एनायन अप्रोचेस टू ईच अदर। पोलराइज का मतलब समझिए आप पहले, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आना। यही कोवेलेंट कैरेक्टर को भी बताया था जो आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आया था। तो वही है कि जब निकोल प्लेन पोलराइज विच वाइब्रेट इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। आप नोट्स में लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लें प्लीज सारे स्टूडेंट। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। ले लिया सर। ले लिया सर, लिख लिया। अच्छा, अब सुनो अच्छे से। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को पहले डिटेल में समझो, फिर हम डिफिनेशन लिखवाएंगे। जब हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करते हैं तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो ये रोटेट नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, या ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, या ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सपेरिमेंटल डिफिनेशन मैंने आपको पूरा बनाया। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, उसको इसी को कहते हैं, द आइसोमर विच रोटेट्स द पीपीएल either in clockwise and anti-clockwise direction is called optical isomer। 2 मिनट सुनिएगा। जैसे आप डीएफ ब्लॉक में क्या पढ़ा, गौर से सुनिएगा, कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें पेयर्ड होता है वो डाया। ये थ्योरेटिकल डिफिनेशन है। प्रैक्टिकल डिफिनेशन ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड में डालना पड़ेगा आपको सब्सटेंस को, उसकी बिहेवियर डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट में भी 2 है, वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, ये स्ट्रांगली कर रहा है, या रिपल कर रहा है। तो केमिस्ट्री ने कहा कि प्रैक्टिकल से बचना है, तो उन्होंने पहचान बता दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा। उसी तरह केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर में the isomer which rotates the plane polarized light either in clockwise or anti-clockwise direction is called optical isomer। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसी का तो थ्योरी आप पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल डिफिनेशन है। हम कैसे समझेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा? तो हम उसी को डिटेल में आपको समझाएंगे। तो गौर से सुने सारे लोग। तो कोई भी क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन? द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन सारे लोग बताइए डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? आइदर इन आ गई सर। either in clockwise direction or anti-clockwise direction is called optical isomer। ऑप्टिकल आइसोमर। बताइए सबको डिफिनेशन समझ में आया? अरे बोलिए।
यस तो अब यहाँ पर पता लगाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। अब एक्सपेरिमेंट से बचना अगर है तो हम क्या करेंगे, तो उसका तरीका आपको बताया जाएगा कि वो प्लेन पोलराइज, वो लाइट, वो आइसोमर या वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, उसको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस पर बात पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अरे यार मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने तो दिखा दीजिए।